आज हम वेक्टर्स के कुछ एग्जाम्पल समझेंगे, उसके थ्रू हम बेसिक कंसेप्ट और वेक्टर्स के भी सारे के सारे समझ लेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में यू आर गिवन दैट अ पार्टिकल इज इनिशियली एट 5,3,2 मीटर moves to another point -6, -7, -1 meter. Then you have to find the initial and final position vector as well as the displacement of the particle. So आपको इनिशियल पॉइंट कौन सा दिया है पार्टिकल का कि वो 5,3,2 पर है। सो उसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या होगा, आर इनिशियल विल बी इक्वल टू, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग जो कोफिशिएंट है कितना है 5, कोऑर्डिनेट कितना है 5, तो उसका कोफिशिएंट कितना बनेगा 5। एंड व्हाट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस, आई कैप। सो यू विल राइट 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप। सो दिस इज द इनिशियल पोजीशन वेक्टर। सिमिलरली फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या मिलेगा आपको, -6 आई कैप प्लस 7 जे कैप -1 के कैप। ठीक है, हमने इनिशियल और फाइनल पोजीशन वेक्टर निकाल लिया। साथ में आपसे क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो मिनिमम डिस्टेंस जो होते हैं, किसी भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला मिनिमम डिस्टेंस जो है उसको आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हो। सो लेट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज डिनोटेड बाय, अच्छा ये वेक्टर्स हैं तो इसके ऊपर वेक्टर का साइन लगाना जरूरी है। सो लेट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी वेक्टर। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ठीक है, फाइनल पोजीशन वेक्टर कितना है, -6 आई कैप प्लस 7 जे कैप -1 के कैप -5 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन जब आपको करना होगा तो आप आई कैप वाले कंपोनेंट से आई कैप को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसी दूसरे को नहीं कर सकते। सो -6 आई कैप -5 आई कैप विल गिव यू -11 आई कैप प्लस 4 जे कैप -3 के कैप। सो दिस वन इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का अगर वो आपसे मैग्नीट्यूड पूछता है तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा, √ऑफ -11 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ -3 टू द होल रूट। समझ में आया, इसको कैलकुलेट करके आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो कि दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है। ठीक है, और यूनिट्स कितनी आएगी उसकी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमने कैसे निकाला था, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। व्हाट इज योर फाइनल पोजीशन वेक्टर, -6 आई कैप प्लस 7 जे कैप माइनस के कैप -5 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप। सो इफ यू विल सॉल्व दिस यू विल गेट योर फाइनल पोजीशन वेक्टर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा आई कैप का कॉम्पोनेंट है उसमें से आई कैप को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। सिमिलरली जो आपका जे कैप का कंपोनेंट जो है उसको जे कैप वाले से सब्ट्रैक्ट करेंगे, या सब्ट्रैक्ट करना हो या ऐड करना हो सेम बेसिस पे रहेगा। सो फाइनल आंसर वुड बी -11 आई कैप प्लस 4 जे कैप -3 के कैप। दिस इज योर फाइनल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना हो कि कितना डिस्प्लेसमेंट है दोनों के पॉइंट्स के बीच का, सो दैट विल बी √ऑफ स्क्वायर ऑफ -11 प्लस स्क्वायर ऑफ 4 प्लस स्क्वायर ऑफ -3 टू द होल रूट। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड आएगा और यूनिट्स क्या आएगी, मीटर। आपको साथ में यूनिट्स पे भी ध्यान देना है, क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी डिस्टेंस की जो यूनिट दी है वो मीटर दी है, सो आपके आंसर की भी यूनिट कितनी आएगी, मीटर। एंड एवरीवेयर यू हैव टू पुट द यूनिट ऑल्सो। इनिशियल जो आपका पोजीशन वेक्टर है वो भी मीटर में आएगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर भी मीटर में आएगा, और जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो भी मीटर में आएगा। डन, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In this you are given that a particle has the following displacements in succession. First, it moves 5 meter toward east, 12 meter toward north, and then 6 meter vertically upward. Then you have to find the magnitude of the resultant displacement. Resultant displacement का आपको magnitude find out करना है. So firstly, let us say that you are drawing some coordinate axis. This is your x-axis. Then on the same plane you have your हम इसको एक्स एक्सिस में लिखते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट की टर्म्स में लिखते हैं। सो इफ दिस इज़ योर ईस्ट डायरेक्शन टूवर्ड राइट हैंड साइड, इफ़ यू हैव ईस्ट डायरेक्शन एंड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन यू हैव द नॉर्थ डायरेक्शन, तो अपवर्ड डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ये वाली आपको क्या मिलेगी, अपवर्ड डायरेक्शन, जिसको वर्टिकली अपवर्ड के लिए हम वी लिख देते हैं। ठीक है, अगर आपके पास नॉर्थ डायरेक्शन ये है, सो नॉर्थ के ऑपोजिट में कौन सा होगा, साउथ,
एंड ईस्ट के ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन सा होगा, वेस्ट। इनिशियली पार्टिकल कहाँ पे है, से फॉर एग्जांपल ओरिजिन पर है, पहले उसने कितना डिस्टेंस चला 5 मीटर टुवर्ड ईस्ट, सो द पार्टिकल हैव ट्रेवल्ड दिस डिस्टेंस, ठीक है, ये कितना आएगा 5 मीटर। देन इट मूव्ड 12 मीटर टुवर्ड नॉर्थ, 12 मीटर टुवर्ड नॉर्थ, तो वो नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगा, कितना डिस्टेंस 12 मीटर का। सो पार्टिकल यहाँ पे गया और इधर आ गया, और ये वाला डिस्टेंस कितना है 12 मीटर। फिर वो कितना चला 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, सो यहाँ से वर्टिकली अपवर्ड चलेगा, कितना डिस्टेंस 6 मीटर, और वो इस वाले पॉइंट पे पहुँच जाएगा जहाँ पे ये वाला डिस्टेंस कितना है 6 मीटर, ठीक है। सो व्हाट विल बी द फाइनल पोजीशन वेक्टर, जो आप इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को जब ज्वाइन करेंगे दैट विल गिव यू द नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो जो ब्राउन कलर की जो लाइन है ये आपको क्या देगा, नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर मैं अलग अलग पॉइंट्स के नेमिंग अगर इसमें दे दूँ, लेट द ओरिजिन इज ए बी सी एंड डी, ओ ए बी एंड सी, सो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दैट विल बी गिवन बाय योर वेक्टर ओ सी वेक्टर, ठीक है। एंड ओ सी वेक्टर इज इटसेल्फ कंपोज्ड ऑफ द कॉम्पोनेंट वेक्टर, कौन कौन से, ओ ए वेक्टर प्लस ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। हमने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले हम ओ ए वेक्टर में चले, फिर ओ ए से ओ बी वेक्टर के अलॉन्ग चले, और ओ बी से ओ सी वेक्टर के अलॉन्ग जब आप चलोगे तो आपको फाइनल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा मिलेगा, ओ सी वेक्टर। समझ में आई बात। अब इंडिविजुअली आपको कॉम्पोनेंट्स पता हैं, ओ ए वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं, ओ ए वेक्टर इज 5 आई कैप, आई कैप लिख लीजिए, ईस्ट डायरेक्शन लिख लीजिए। वैसे भी इसने आपसे पूछा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट लिखा है ना। अब अगर आप यहाँ का मैग्नीट्यूड अगर आप लिखोगे, सो मैग्नीट्यूड ऑफ ओ सी वेक्टर विल बी सिंपली गिवन बाय अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर प्लस स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी वेक्टर, ठीक है। ओ ए वेक्टर का मॉड कितना होगा, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर का रूट। इसको सॉल्व करके आपको अपना आंसर मिल जाएगा, समझ में आया। और यूनिट्स कितनी रहेगी, मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिस यू आर गिवन दैट यू हैव टू डिटरमिन अ वेक्टर which when added to the resultant of a vector and b vector will give you a unit vector along the negative y direction, ठीक है। आपके पास दो वेक्टर्स गिवन है, a वेक्टर और b वेक्टर, उसमें आपने एक तीसरा वेक्टर ऐड किया, से फॉर एग्जांपल c वेक्टर ऐड किया, ठीक है। सो रिजल्टेंट जो मिला वो क्या है, एक तो यूनिट वेक्टर है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, और डायरेक्शन क्या है उसकी, नेगेटिव वाई डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन। सो लेट अस से द रिजल्टेंट वेक्टर इज आर वेक्टर विच इज इक्वल टू द सम ऑफ द वेक्टर्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, जहाँ पे सी वेक्टर मेरा क्या है, अननोन, सी वेक्टर क्या है, अननोन। और अगर आप यहाँ पे देखोगे जो आपको ए वेक्टर दिया है वो एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में है। सो जो हमारा अननोन वेक्टर है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो होगा सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप। ए वेक्टर और बी वेक्टर आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, साथ में उसने आपको क्या बोला कि जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, यूनिटी, और किस डायरेक्शन में है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन। इसलिए आप अपने आर वेक्टर को क्या लिख सकते हो, -1 जे कैप। 1 क्या बता रहे कि यूनिट वेक्टर है, माइनस साइन ने क्या बताया, नेगेटिव डायरेक्शन, और जे कैप क्या बोल रहे हैं, वाई डायरेक्शन। डन। सारी वैल्यूज़ अगर आप पुट करोगे देन यू विल गेट -1 जे कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर कितना है 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस के कैप प्लस बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है 3 आई कैप माइनस 5 जे कैप माइनस के कैप प्लस सी वेक्टर की वैल्यू कितनी है सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखोगे, लेफ्ट हैंड साइड को अगर आप देखो, सो बेसिकली जो आपका -1 जे कैप जो लिखा हुआ है ये एक तरीके से 0 आई कैप प्लस -1 जे कैप प्लस 0 के कैप लिखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि आई कैप और के कैप नहीं है तो उनके कोफिशिएंट्स क्या रहे होंगे, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स 0। सो इफ़ यू विल सॉल्व दिस इक्वेशन, सो आप क्या लिख सकते हैं, 0 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप,
और जो आपके पास राइट हैंड साइड में जो टर्म्स है उसमें आई कैप वाली सारी टर्म्स को एक साथ लिख लें. सो 2 आई कैप प्लस 3 आई कैप प्लस सी एक्स आई कैप कितना मिलेगा 5 प्लस सी एक्स आई कैप. जे कैप में कौन कौन सी टर्म्स है 5 जे कैप माइनस 5 जे कैप प्लस सी वाई जे कैप. सो इट विल बी सी वाई जे कैप. एंड सिमिलरली के कैप में क्या है माइनस के कैप प्लस सी जेड के कैप. तो कितना आएगा सी जेड माइनस 2 के कैप. Now equating the coefficients of the similar terms on the left hand side and the right hand side. मतलब आई कैप का जो कोफिशिएंट आपके राइट हैंड साइड पे है वही कोफिशिएंट आपका लेफ्ट हैंड साइड पे भी होना चाहिए. इट मीन्स दैट 5 प्लस सी एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 5 प्लस सी एक्स शुड बी इक्वल टू 0. सो सी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी -5. सिमिलरली जे कैप का जो कोफिशिएंट हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे है वही कोफिशिएंट हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे भी होना चाहिए. So equating both of those values, what you will say that cy is equal to -1. cy की वैल्यू कितनी आएगी -1. And lastly you will say that the coefficient of k cap on the right hand side should be equal to the coefficient of the k cap on the left hand side. So you will say that cz -2 equal to 0. So cz की वैल्यू कितनी आएगी 2. तो आपको सी एक्स की वैल्यू मिल गई, सी वाई की वैल्यू मिली और सी जेड की वैल्यू मिली. इन तीनों वैल्यूज़ को अगर आप अपने सी वेक्टर के अंदर पुट करेंगे तो आपको वो वाला वेक्टर मिल जाएगा जिसको आपने ए और बी वेक्टर में अगर एडअप किया तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या मिला सिर्फ यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द माइनस वाई डायरेक्शन. समझ आया. नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी इफ द टू वेक्टर्स पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर आर पैरेलल. यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर दो वेक्टर्स आपके पैरेलल वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स अगर आपके पैरेलल वेक्टर हैं, देन यू मे राइट दैट पी वेक्टर इज इक्वल टू सम रैंडम कोफिशिएंट m मल्टीप्लाइड बाय q वेक्टर वेयर m इज अ स्केलर. m इज एनी आर्बिट्ररी स्केलर. ठीक है, क्योंकि अगर दोनों पैरेलल वेक्टर हैं तो दोनों होंगे एक ही प्लेन पे, दोनों एक ही प्लेन पे होंगे, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है. हो सकता है एक वेक्टर छोटा हो एक वेक्टर बड़ा हो, लेकिन होंगे तो दोनों सेम प्लेन पे ही, या दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे. प्लेन नहीं, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे. ठीक है. सो फॉर सच कंडीशन whenever you are given that two vectors are parallel then this condition must always hold true. ठीक है. सो आप p वेक्टर की जगह क्या लिखेंगे 2 आई कैप माइनस बी जे कैप प्लस 2 के कैप शुड बी इक्वल टू m टाइम्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप. ठीक है. सिंप्लीफाई करो इसको तो आप क्या लिखेंगे 2 आई कैप माइनस बी जे कैप प्लस 2 के कैप शुड बी इक्वल टू m आई कैप प्लस m जे कैप प्लस m के कैप. अब देखो क्या करोगे आप बोलोगे कि आई कैप का कोएफिशिएंट जो आपके राइट हैंड साइड पे है वही आपके लेफ्ट हैंड साइड पे भी होना चाहिए. इन दोनों को अगर आपने इक्वेट किया तो आपको m की वैल्यू कितनी मिली 2. और ये आप के कैप वाले कोएफिशिएंट से भी दे सकते हो. जो आपका कोएफिशिएंट के कैप का राइट हैंड साइड पे है वही कोएफिशिएंट आपका के कैप का लेफ्ट हैंड साइड पे भी है. सो यहाँ से भी आपको m की वैल्यू कितनी मिलेगी 2. नाउ इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ जे कैप ऑन बोथ द साइड. सो जे कैप का कोएफिशिएंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज m एंड ऑन द राइट हैंड साइड इट इज -b. कितना है वो -b. सो -b शुड बी इक्वल टू m. सो b की वैल्यू कितनी आएगी -2. दिस विल बी योर आंसर. समझ आया. नेक्स्ट प्रॉब्लम. इन दिस यू आर गिवन दैट इफ द वेक्टर्स, एक वेक्टर आपको गिवन है ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर और तीसरा वेक्टर जो है उसको हम मान लेते हैं सी वेक्टर. ये तीनों आपको को प्लेनर वेक्टर दिए हुए हैं. क्या दिए हुए हैं को प्लेनर वेक्टर. देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस अननोन वैल्यू y. आपको ये वाली अननोन वैल्यू y फाइंड आउट करनी है. ठीक है. जैसे अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा कि जब दो वेक्टर्स हमारे पैरेलल वेक्टर्स होते हैं तो वहाँ पे p शुड बी इक्वल टू एनी स्केलर m मल्टीप्लाइड बाई q वेक्टर. सिमिलरली अगर आपके तीन वेक्टर्स को प्लेनर हैं, तीन वेक्टर्स क्या हैं को प्लेनर, सो उस केस में कोई भी एक वेक्टर, से फॉर एग्जांपल c वेक्टर कैन बी रिटन एज m टाइम्स a वेक्टर प्लस n टाइम्स b वेक्टर. समझ में आया. वेयर m एंड n आर आर्बिट्रली स्केलर
वैल्यूज़, दे आर रैंडम। रैंडम मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है जो आप सॉल्व करके निकालोगे, दे आर रैंडम स्केलर्स। कोई डायरेक्शन नहीं है इनकी, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ठीक है। सो इफ यू विल इक्वेट द वैल्यूज ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, व्हाट यू विल गेट, दैट आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप शुड बी इक्वल टू m टाइम्स ए वेक्टर। ए वेक्टर कितना है, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप प्लस n टाइम्स बी वेक्टर विच इज़ 5i कैप प्लस yj कैप प्लस k कैप। अब करना क्या है, राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करो, सारे आई कैप वाले कॉम्पोनेंट्स एक साथ, जे वाले एक साथ और के वाले एक साथ। तो आप क्या लिखेंगे, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप शुड बी इक्वल टू 2m प्लस 5n आई कैप प्लस 2m प्लस ny j कैप प्लस n माइनस 2m k कैप, ठीक है। अब क्या करना है, जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में उनको इक्वेट करना है। सो अगर आप आई कैप के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करोगे तो आप क्या लिखोगे, 2m प्लस 5n शुड बी इक्वल टू 1। जे कैप के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करो, सो 2m प्लस ny शुड बी इक्वल टू 2। और के कैप के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करो तो क्या लिखोगे, n माइनस 2m शुड बी इक्वल टू 2। देखो ध्यान से, जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों को सॉल्व करके m और n की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। उस m और n की वैल्यू को जब आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, जब आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो आपको अननोन वैल्यू y की वैल्यू मिल जाएगी। जो आपका अननोन है y, उसकी वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको अननोन वैल्यू y फाइंड आउट करनी है। Then in the next question you are given that two forces 10 Newton and 15 Newton are acting at a point at an angle of 45 degree with each other। दो फोर्सेज हैं 10 न्यूटन के और 15 न्यूटन के, वो एक सिंगुलर पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं। जैसे ये वाला हमारा जो पॉइंट है इस पे एक्ट कर रहे हैं। एक तो है 10 न्यूटन का फोर्स और दूसरा फोर्स कितना है, 15 न्यूटन का, 15 न्यूटन का, और दोनों के बीच का एंगल कितना गिवन है, 45 डिग्री। देन यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। जब भी आपको रिजल्टेंट फोर्स या रिजल्टेंट वेक्टर कभी भी निकालना होगा तो वो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, सम ऑफ द या वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल वेक्टर्स f1 प्लस f2 प्लस f3 वेक्टर एंड सो ऑन। तो अगर आपको गिवन फिगर का रिजल्टेंट निकालना है तो यहाँ पे हम वेक्टर ऑफ एडिशन को यूज़ करेंगे या ट्रायंगल ऑफ एडिशन यूज़ कर सकते हैं। तो हम करेंगे क्या, अपनी सेम फिगर को ड्रॉ करेंगे, लेकिन वहाँ पे जो हमारा 15 न्यूटन वाला जो फोर्स है उसकी टेल को अपने पहले वेक्टर के हेड पे रखेंगे, उसकी टेल को पहले वेक्टर की हेड पे रखेंगे, ठीक है। सो ये आपको मिला दूसरा वेक्टर। सो रिजल्टेंट वेक्टर विल बी गिवन बाय joining the tail of the first vector and head of the second vector. So this one will be your resultant vector f net. This will be your net force vector and you are already given क्या चीज़, अगर हम इसको थोड़ा सा दूर, जो आपके 15 न्यूटन वाला जो आपका फोर्स है, इट इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। तो नेट फोर्स कितना मिलेगा, नेट फोर्स विल बी गिवन बाय अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 15 इंटू cos of the angle between the two vectors which is 45 degree to the whole root। यहाँ से तो आपको मिल गया मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स वेक्टर, नेट फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और कितने एंगल पे लग रहा होगा वो हमने कैसे निकाला था कि जो हमारा 15 न्यूटन वाला जो फोर्स है इसके आपने दो कॉम्पोनेंट्स कर लिए, वन इज अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड वन इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना कॉम्पोनेंट आएगा, 15 cos 45 डिग्री एंड द कॉम्पोनेंट अलॉन्ग द वर्टिकल डायरेक्शन विल बी 15 sin 45 डिग्री। नाउ टू कैलकुलेट द एंगल विद द रिजल्टेंट इज मेकिंग, जो हमारा रिजल्टेंट एंगल जो बना रहा होगा विद द एक्स एक्सिस, लेट द एंगल इज बीटा। सो यू विल कंसिडर दिस राइट एंगल ट्रायंगल। ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल अगर आप लेंगे तो इसमें tan बीटा की वैल्यू कितनी होगी,
tan beta will be equal to perpendicular upon base, where the perpendicular is equal to 15 sin 45 degree and base is equal to 10 plus 15 cos 45 डिग्री. सो यहाँ से नीचे वाली इक्वेशन से आपको एंगल पता चलेगा और ऊपर वाली इक्वेशन से आपको मैग्नीट्यूड पता चला. मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता चल गई तो हमें रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर पता चल गया. समझ में आया? रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर पता चल जाएगा. Proceeding to the next question, here you are given that two forces of equal magnitudes are acting at a point. The magnitude of the resultant is equal to the magnitude of either of them. Then you have to find the angle between the force vector. आपको इनिशियली दो वेक्टर्स गिवन है. Let the first vector is your A vector. दूसरा वेक्टर है आपके पास B वेक्टर. देन इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या गिवन है? टू फोर्सेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स आर एक्टिंग एट अ पॉइंट. सो यू आर गिवन दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर. फर्स्ट पॉइंट. देन ही हैव टोल्ड यू दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर ऑफ देम. इस लाइन का मतलब क्या है कि अगर आपका रिजल्टेंट वेक्टर अगर आप ऐसे लिखेंगे सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. सो ही इज सेइंग दैट मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर ऑफ देम. सो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है या तो वो ए वेक्टर के बराबर हो सकता है या वो बी वेक्टर के बराबर हो सकता है. ठीक है, दोनों में से किसी की भी वैल्यू के बराबर हो सकता है. सो अगर आप इस वाली इक्वेशन को यूज़ करके यहाँ से अगर आप मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें, एंड आई एम एज्यूमिंग दैट द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा. एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा. सो आप क्या बोलोगे? मॉड ऑफ सी वेक्टर शुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा. हाँ या ना? ये चीज़ बोलोगे आप नेट मैग्नीट्यूड के लिए. और मैग्नीट्यूड वाइज आपको क्या दिया हुआ है कि सी वेक्टर का मॉड ए वेक्टर के बराबर है, बी वेक्टर का मॉड भी ए वेक्टर के बराबर है, ए वेक्टर के मॉड के बराबर है. तो सारी वैल्यूज़ पुट करो. सो ए मैं यहाँ पे मॉड का साइन नहीं लगा रहा हूँ. सी की जगह हमने क्या लिख लिया? ए. और जो हमारे पास राइट हैंड साइड में अंडर रूट की टर्म है वो लेफ्ट हैंड साइड में आके क्या हो जाएगी? स्क्वायर. सो ए स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह भी क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस 2 ए. बी की जगह क्या लिखेंगे? ए इंटू कॉस थीटा. सॉल्व करो इसको तो आप क्या लिखोगे? ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा. सो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसल आउट होगा. 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा. सो द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा विल बी इक्वल टू -1/2. सो थीटा विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 विच विल बी इक्वल टू योर 120 डिग्री. थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 120 डिग्री. समझ में आया? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर यू आर गिवन दैट द वेक्टर्स ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, इन तीनों का सम क्या है? 0. आउट ऑफ द 3 वेक्टर 2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द थर्ड वेक्टर इज √2 टाइम्स दैट ऑफ द ईदर ऑफ द टू हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड. सो यू हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स. आपको जितने भी वेक्टर्स हैं उनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है. सो लेट अस से इसने क्या बोला कि 3 वेक्टर्स का सम तो 0 है जिसमें से 2 वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं. सो लेट अस से दैट मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर. 2 वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हो गए. फिर उसने क्या बोला कि जो तीसरा वेक्टर है सी वेक्टर, इट इज़ इक्वल टू √2 टाइम्स दैट ऑफ द ईदर. सो ईदर इट विल बी इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ मॉड ए वेक्टर और इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज √2 टाइम्स मॉड ऑफ B vector. Done. So now you have to find the angle between these vectors. So let us say that the angle between the vector A and B is theta, and similarly the angle between, one second.
हाँ जी, यहाँ पे आपको तीनों के बीच का एंगल निकालना है, तीन वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है ना, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लामीज़ थ्योरम का। सो फर्स्टली लेट अस सी व्हाट इज़ योर लामीज़ थ्योरम। लामीज़ थ्योरम आपको क्या बताती है कि अगर तीन वेक्टर्स आपको कोई भी रैंडम डायरेक्शन में गिवन है, लेट्स से फॉर एग्जांपल फर्स्ट वेक्टर इज़ योर दिस वन विच इज़ योर ए वेक्टर, another vector is this one which is your b vector, and the third vector is this one which is your c vector। ठीक है, सो ए वेक्टर के ऑपोजिट जो एंगल जो होगा, ए वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो आपको एंगल मिलेगा, किस तरीके से, बाय ड्राइंग द लाइन एक्सटेंशन ऑफ द वेक्टर्स। सभी वेक्टर्स को हम थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ एक्सटेंड कर दें। सो ए वेक्टर के ऑपोजिट में एंगल अल्फ़ा, बी वेक्टर के इधर वाला एंगल बीटा और सी वेक्टर के साइड वाला एंगल गामा। या तो आप इस टाइप से ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज यू मे रीड्रॉ दिस फिगर इन द फैशन कि आपके पास ए वेक्टर आपने यहाँ से ड्रॉ किया और तीनों की टेल को हम एक साथ ड्रॉ करेंगे। इस केस में हम तीनों की टेल को एक साथ ड्रॉ करेंगे। सो ए वेक्टर इज दिस वन, देन यू हैव गॉट योर बी वेक्टर विच इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, so this one is your b vector and then you have your c vector like this। ये वाला आपके पास c वेक्टर है, c वेक्टर के ऑपोजिट जो एंगल है वो कौन सा एंगल है, गामा। a वेक्टर के ऑपोजिट एंगल इज अल्फा एंड b वेक्टर के ऑपोजिट जो एंगल है दैट एंगल इज बीटा। देन इन एनी ऑफ द फिगर व्हाट यू मे राइट, हम यहाँ पे लिख लेंगे दैट ए वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर अपॉन साइन अल्फ़ा। ए वेक्टर के ऑपोजिट वाला एंगल देखना है। ए वेक्टर कौन सा था आपका, ये वाला, तो इसके ऑपोजिट एंगल कौन सा आएगा, ये ग्रीन कलर का। सो ए वेक्टर अपॉन साइन अल्फ़ा शुड बी इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर अपॉन साइन बीटा। कैसे लिखा ये हमने, इधर देखो बी वेक्टर हमारे ये वाला है और इसके ऑपोजिट एंगल कौन सा आएगा, ये वाला। दिस शुड बी इक्वल टू मॉड ऑफ सी वेक्टर अपॉन साइन गामा। कैसे लिखा हमने साइन गामा को, सी वेक्टर के ऑपोजिट वाला एंगल आपने देखा तो वो ऑपोजिट वाला एंगल कौन सा है, गामा। ठीक है, इस तरीके से हमें तीनों वेक्टर्स मिल गए। नाउ दिस इज योर लामी थ्योरम विच कैन बी यूज वेन एवर थ्री को प्लेनर फोर्सेज आर गिवन, वेन एवर थ्री वेक्टर्स आर गिवन, कोई भी तीन वेक्टर्स हो सकते हैं। सो उनके बीच का अगर हमें एंगल फाइंड आउट करना है, सो दैट एंगल विल बी दिस वन। नाउ पुटिंग द वैल्यूज फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के बराबर है और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो आपको गिवन है उसकी वैल्यूज़ को अगर हम अपने गिवन प्रॉब्लम में पुट करें, सो ए वेक्टर की जगह हम लिख लेंगे मॉड ऑफ ए वेक्टर अपॉन साइन अल्फ़ा शुड बी इक्वल टू बी वेक्टर का मॉड किसके बराबर है, ए वेक्टर के मॉड के बराबर। सो बी वेक्टर के मॉड की जगह हमने क्या लिख लिया, मॉड ऑफ ए वेक्टर इट इज़ इक्वल टू साइन बीटा, और सी वेक्टर जो है वो किसके बराबर है, रूट टू ऑफ ए वेक्टर। सो रूट टू ऑफ मॉड ऑफ ए वेक्टर अपॉन साइन गामा। यहाँ पे न्यूमरेटर में हमारा सारा ए वेक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू विल बी लेफ्ट विथ वन अपॉन साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू वन अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू रूट टू अपॉन साइन गामा। So by solving the different values, you will say that sin alpha is equal to sin beta, then sin gamma is equal to root 2 times of sin alpha, and similarly sin gamma will also be equal to root 2 times of sin beta। ठीक है, sin alpha की वैल्यू sin beta के बराबर आएगी, sin gamma will be equal to root 2 times sin alpha, and sin तीसरा जो इक्वेशन है वो भी हमारे पास सेम इक्वेशन आया है, साइन गामा इक्वल टू रूट 2 टाइम्स ऑफ साइन बीटा। साथ में अगर यहाँ पे आप देखोगे, सॉरी यहाँ पे जो मैंने एंगल ड्रॉ किए हैं ये कलर ड्रॉ कर दिए हैं, दीज विल बी द एंगल विच विल बी द इंटरनल एंगल। ए के सामने वाला एंगल अल्फ़ा, बी के सामने वाला एंगल बीटा और सी के सामने वाला एंगल जो है वो गामा है। ठीक है, तो अगर हम इस वाली इक्वेशन से देखें, यू विल से दैट अल्फ़ा should be equal to beta, alpha should be equal to beta,
तो यहाँ वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में आपको अल्फ़ा की वैल्यू किसके बराबर मिलेगी, बीटा के बराबर. एंड फ्रॉम द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री. सो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा शुड बी इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री. सो इस वाले ट्रायंगल से हम एक इक्वेशन और लिख सकते हैं, क्या, कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री. अगर अल्फ़ा की वैल्यू बीटा के बराबर है, अगर अल्फ़ा की वैल्यू बीटा के बराबर है, सो गामा की वैल्यू कितनी आएगी, 180 डिग्री माइनस 2 अल्फ़ा, 180 डिग्री माइनस 2 अल्फ़ा. पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, व्हाट यू विल गेट, इस वाली इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, दैट साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फ़ा, √2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फ़ा. Now what is the value of sin of 180 degree minus 2 alpha? It is equal to sin 2 alpha. कितना आएगा ये, sin 2 alpha is equal to √2 टाइम्स ऑफ sin alpha. sin 2 alpha कितना होता है, 2 sin alpha cos alpha is equal to √2 टाइम्स ऑफ sin alpha. sin alpha will cancel out on both the sides and you will be left with cos alpha is equal to √2 upon 2, means cos alpha is equal to 1 upon √2. और अगर cos अल्फ़ा 1/√2 के बराबर है तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे कि अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आएगी, 45 डिग्री. अल्फ़ा आपके बीटा के बराबर था, इधर देखो अल्फ़ा किसके बराबर था, बीटा के बराबर. सो अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री. एंड देन यू आर ऑल्सो गिवन दैट गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2 अल्फ़ा. सो गामा की वैल्यू कितनी आएगी, सॉल्व करने पे 90 डिग्री. सो आपको इंडिविजुअली तीनों एंगल्स भी पता चल गए. समझ आया. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन दिस यू आर गिवन दैट अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल. यू हैव टू फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्सेज. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं. सो फॉर फाइंडिंग आउट द कंपोनेंट, फर्स्टली वी विल ड्रॉ द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस. लेट दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज योर वाई एक्सिस. एंड यू आर गिवन दैट अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, 10 न्यूटन का फोर्स आपका लग रहा है कितने एंगल पर, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री पे लग रहे हैं. सो इसके जब आप कंपोनेंट फाइंड आउट करोगे तो कंपोनेंट फाइंड आउट करने के लिए हम करते क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं. सो द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स ऑन द एक्स एक्सिस विल बी गिवन बाय प्रोजेक्टिंग द वेक्टर ऑन द अलॉन्ग द एक्स एक्सिस. सो दिस लेंथ अलॉन्ग द एक्स एक्सिस विल गिव यू द कंपोनेंट ऑफ द गिवन फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस. सिमिलरली आप अपने फोर्स के प्रोजेक्शंस को वाई एक्सिस पे अगर आप ड्रॉप करेंगे, वाई एक्सिस पे ड्रॉप करेंगे, सो दिस लेंथ विल गिव यू द कंपोनेंट ऑफ द गिवन फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस. ठीक है. सो इफ यू विल ऑब्जर्व क्लियरली, ये वाली लेंथ जो आपके पास आएगी, दिस लेंथ विल बी इक्वल टू दिस लेंथ, एंड सिमिलरली दिस लेंथ इज समथिंग. सो लेट अस से दैट दिस कंपोनेंट इज एफ एक्स and the component along y direction is fy, component along y direction is fy. and you are already given that the force जो आपके hypotenuse के along लग रहे हैं उसका magnitude कितना है, 10. so by hypotenuse by the Pythagoras theorem you will say that square of 10 should be equal to fx square plus fy square. this is your first equation. Then the component along the x-axis will be given by resolving the components along the sin theta and the cos theta. sin theta क्या होता है, perpendicular upon hypotenuse. So sin 30 degree should be equal to fy upon 10. So fy की वैल्यू कितनी आएगी, 10 sin 30 डिग्री विच विल बी इक्वल टू 5 न्यूटन. सो आपको y डायरेक्शन के अलॉन्ग आपका कॉम्पोनेंट मिल गया. सिमिलरली cos थीटा कितना होता है, cos थीटा इज इक्वल टू base upon hypotenuse. base is fx and hypotenuse is 10. so fx will be 10 cos 30 degree which will be equal to 5 √3 Newton. this is the component along x axis. समझ में आया. ग्राफिकली आपको अगर ड्रॉ करके दिखाना होगा सो आप ऐसे ड्रॉ करेंगे. अगर आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है सो आप मैग्नीट्यूड डायरेक्टली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है.